नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर दिया मुझे अपने चैनल पे आने का और अपनी बात आपके समक्ष, आपके दर्शकों के समक्ष रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दूं कि डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल मयंक चौबे जी पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं। चौबे जी, ये बताइए कि जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की एक तरह से क्लास लगा दी है, क्या वजह हो सकती है कि उनको ये कहना पड़ा कि हमको प्रीचर्स की जरूरत नहीं है, हमें साथ चलने वालों की जरूरत है? जी अंजू जी, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ये। और वर्ल्ड आर्कटिक फोरम की मीट हो रही थी दिल्ली में, और ये ORF आर्कटिक सर्कल के साथ पे मिलके करती है। तो इसमें एस जयशंकर जी जो थे वो अपना बात रख रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि जो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाई ऑफिस होल्ड करते हैं उनका, उन्होंने और स्विस प्रधानमंत्री ने, इन दोनों ने सलाह दी थी एस जयशंकर को कि टेंशन को कम करो, डी एस्केलेट करो। तो इन दोनों की बात जो थी वो शायद उनके जहन में रही होगी। प्लस बैकड्रॉप आपको ध्यान होगा कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और भारत रशिया से एनर्जी ले रहा था, तो यूरोपियन यूनियन ने फिर भारत को सलाह दी थी कि आप वहां से एनर्जी क्यों ले रहे हो। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बोला था कि द यूरोपियन यूनियंस प्रॉब्लम आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम शुड बी। इस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो उस समय उन्होंने एक पहली क्लास ली थी। दूसरी बार अवसर ये आया कि भाई हमने ऐसा चीज फेस की है, पहलगाम पर पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला एक अटैक किया है हमारे इनोसेंट सिविलियंस पर, और भारत की जनता जो है वो कोई डिमांड कर रही है और भारत प्यूनिटिव एक्शन लेना चाह रहा है। और आप ऐसे में हमें ये सलाह दे रहे हैं कि हम पुल बैक कर दें, रेस्ट्रेंट फॉलो करें। आपका अपने देश के मामले में जो काम है वो होता नहीं है और हमसे सलाह दे रहे हैं कि हम ये काम करें। तो इस चीज को लेकर प्रोबेबली डॉक्टर एस जयशंकर जो थे वो ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी देश का, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो हाई ऑफिस ऑफ द फॉरेन अफेयर्स है, मिस्टर कलास है शायद, ये उनका कहना था। तो उस चीज को लेकर उन्होंने अपना ये बयान रखा है सामने। सर, तो बात निकली तो बड़ी दूर तक तो जाएगी, मैसेज तो अमेरिका तक भी पहुंच जाएगा और पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। देखिए, मार्को रूबियो ने भी फोन किया था, और मार्को रूबियो का फोन आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर के पास आया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास गया था। तो ये देखिए भारत की स्टैंडिंग जो है वो यूएस की निगाह में क्या है, वेयर दे आर इक्वेटिंग आवर फॉरेन मिनिस्टर विद देयर प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है डिप्लोमेसी, जो कि हिंट जो है वो दिखी जाती है। दूसरा वर्ड मार्को रूबियो ने यूज किया था पाकिस्तान के साथ में, वी अर्ज पाकिस्तान। व्हेन यू यूज द वर्ड अर्ज, इट इज नॉट ओनली अर्ज, यू आर टेलिंग द अदर पर्सन प्लीज डू दिस। सो ये अर्ज का प्रयोग उन्होंने एस जयशंकर के साथ बात करने में नहीं किया। तो ये बड़ी बारीकियां होती हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो कि अमूमन हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको। तो अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति क्या है और भारत के प्रति क्या है, वो एक शब्द जो है वो आपको बयां कर जाता है। सर, अभी जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से पीओके में कम से कम मदरसे जो है 1000 मदरसे जो है जो बॉर्डर पर है उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर तो ऐसे इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, पाकिस्तानी आर्मी नजर आ रही है वहां पर, और वहां पर लश्कर तैयबा के कैंप्स की तस्वीरें भी आई हैं सैटेलाइट के जरिए। पाकिस्तान आर्मी का दफ्तर भी वहां आसपास है। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओके इस बार हाथ से छूट जाए? अंजू जी, कहते हैं कि जब बारिश आने का समय होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा चींटी अपने अंडे लेके बाहर निकल जाती है बिल से और सुरक्षित स्थान की ओर जाती है। अब यही स्थिति मुझे लग रहा है कुछ पाकिस्तान की हो रही है। उसके अंडे हैं क्या, उसके बाद एसेट्स क्या हैं, यही आतंकवादी है। भाई उनका जो मेन पेशा था, पाकिस्तान का मेन एक्सपोर्ट क्या था, प्रोड्यूस, टेररिज्म। तो अपने प्रोड्यूस को बचा रहे हैं वो। उनका दिल जो है वो तो टेररिस्ट के लिए जीता है वो। तो उनको सबसे पहले वहां से निकाला। उनको ये शक हुआ जिस प्रकार से बालाकोट पे हमने एम करके आतंकवादियों को मारा था। रिपोर्ट्स में आया था 300 से 400 आतंकवादी जो थे ढेर हुए थे। हालांकि उनके लिए केवल 1-2 कौवे मरे होंगे, पर वो शायद आतंकवादियों को कोड में कौवा ही बोलते होंगे, इसलिए वो मर गए होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को वहां से निकाला। उनको शक था कि भारतीय सेना जो है इनको पिन पॉइंट करके टारगेट बनाएगी। तो सबसे पहले उनको वहां बिलों से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। अपनी जनता की फिक्र नहीं की। पीओजेके की जनता, सिविलियन की शिफ्टिंग की आपने कहीं कहानी नहीं सुनी होगी।
उल्टा वहां के वीडियो मैंने देखे हैं कि जहां के नागरिक स्वयं दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये पाकिस्तानी फौज है जो हमारे गांव के, हमारे घर के बिल्कुल बगल में अपनी तोप और टैंक लगा के बैठी हुई है। कारण क्या है कि वो तोप या टैंक फायर करेंगे, भारत की काउंटर बम्बार्डमेंट आर्टिलरी जो है वो काम करेगी। जब गोला उसके तोप या टैंक पे दागेगी तो गोला जो है वो तो बहुत बड़े एरिया को खत्म करता है, तो उसमें सिविलियन का घर भी खत्म होगा, सिविलियन को चोट लगेगी। हल्ला ये मचाएंगे भारतीय सेना ने 4 सिविलियन जो थे वो मार दिए। ये हमेशा से करते आ रहे हैं और यही सोच आपको दिख रही होगी गाजा में भी चल रही थी कि कुछ भी करें, छुप जाओ सिविलियन के पीछे और सिविलियन हताहत हो तो हल्ला मचा दो कि भाई ये फौज जो है ये तो सिविलियंस को मारती है। तो यही इनकी चाल चल रही थी। हिम्मत तो है नहीं लड़ने की फौज में, 93,000 तो इन्होंने वैसे ही पेश किए थे अपने आप को। इस बार उम्मीद है लाख से ऊपर जाएंगे। तो ये डर जो है ये तो बड़ा विचित्र चीज है ना, और इनके लिए तो डर बहुत ही कॉमन है। एक बार याद है हमारी ब्रह्मोस जो थी वो रास्ता भटक के चली गई थी, क्या हालत हुई थी। और वो जो उन्होंने चाइना से लेके रखे हुए हैं अपने डिटेक्शन के लिए सिस्टम, वो क्या थे, सब सो रहे थे। तो आप देखते जाइए धीरे धीरे जो है इनका डर जो है वो बढ़ेगा और भारत जो है वो कुछ नहीं करेगा। भारत ने अपने छोटे छोटे एक एक दो स्टेप लेने हैं और इनका डर जो है वो इनको आपस में लड़ाएगा, भिड़ाएगा। अब पानी का देखिए अंजू जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कि सिंध प्रांत है, जो कि सिंधु देश की पहले लड़ाई लड़ रहा है। लाहौर से कराची तक का जो लॉजिस्टिक रूट है वो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है इस समय, क्योंकि वो लोग इनसे नाराज हैं। इन्होंने फैसला ये किया कि सदर्न पंजाब के जो डेजर्ट को हम इरिगेट करके हरा भरा बनाएंगे, ऐसी इनकी सोच है। आपको ध्यान होगा पहले इनका आर्मी चीफ और इनके पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर जो थे वो साथ में दिखाई दे रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ कर रहे थे पाकिस्तान का। न जाने आर्मी चीफ इनका खाली ग्रीन रेवोल्यूशन कर सकता है या जाके वो भाषण दे सकता है वहां पर। खैर, तो इनका विचार ये था कि हम अपने डेजर्ट को हरा भरा करेंगे। उस डेजर्ट के अगर 10 एकड़ के एरिया को ये हरा भरा करना चाहते तो 50 एकड़ का एरिया सिंध में सूख जाता। इस प्लान पे ये आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो सिंध के लोग जो हैं वैसे ही नाराज घूम रहे हैं और उन्होंने भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं सिंध प्रांत में। तो मेरी सोच तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हेल्ड इन अबेयंस की खबर जो है वो इनके यहाँ सिविल वॉर लाजमी है शुरू कराएगी। सिंध के लोग जो हैं वो और हथियार उठाएंगे, इनको मारेंगे। बलूचिस्तान में वैसे ही हालत खराब है, वो अलग चलने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में पठान जो है, पश्तून, वो चाहते हैं कि हमारा विलय हो जाए अफगानिस्तान से, हमें इनसे छुट्टी मिले। ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हमारे कबीलों को अलग करके रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ऐसा जगह जिसको ये लोग कहते हैं आजाद कश्मीर, इतनी आजादी दी है उन्होंने वहां की जनता को। ना तो वहां कोई स्कूल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना हॉस्पिटल बनाया। मोबाइल की जो सिम है वो भी आपको जाके पाकिस्तानी आर्मी से लेनी पड़ती है। सिम का वहां पर वेंडर नहीं है, सिम भी आर्मी देगी वहां पर। वो एक लेखिका है आयशा सिद्दीका, उन्होंने दी पाकिस्तान इंक, पूरी पाकिस्तान की जो आर्मी की बिजनेस है उसका उन्होंने कच्चा चिट्ठा अपनी इस किताब में दे रखा है। और ये किसी भारतीय ने नहीं लिखी है, स्वयं एक पाकिस्तानी ने लिखी है उनकी सेना के बारे में। तो उनकी सेना का जो महारत है वो है प्लॉट काटना, और जिसने अच्छा काम किया उसको कॉर्नर प्लॉट दे देना, ये उनकी सेना करती है। तो जो सेना प्लॉट काटने में या डायपर बनाने में या बेबी फूड बनाने में लगी हुई है वो क्या खाक लड़ेगी? सर, जो जनरल मुनीर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि दिख ही नहीं रहा है, बंकर में छिपा बैठा है। फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि उसके पुराने वीडियो चला दिए कि देखिए वो तो फ्रंट पोस्ट पर है, वहां पर जाकर अपने जवानों को बड़ा मोबिलाइज कर रहा है। क्या ऐसा है? क्योंकि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात वीरों ने बड़े सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान में खत्म किया था, हो सकता है उनके डर के मारे बंकर में छिपा उसको लग रहा हो कि मेरा ही नंबर ना लग जाए इस बार। हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो थे वो एलओसी पर घूम रहे थे, श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री से मिलते दिखाई दे रहे थे। उनके चीफ जो हैं कहते हैं काकुल में उनकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की परेड का रिव्यू करने गए थे। 5 दिन से भला कौन सी परेड का रिव्यू होता है जो कि 1.5 घंटे में हो जाता है। उसके बाद में फोटो जो हमने आजकल सोशल मीडिया पे आ रही है, टैंक पे खड़े हुए हैं, उसमें 4 स्टार मार्क कर रखे हैं और बिल्कुल जैसे वो अंग्रेजी पिक्चरों में होते हैं ना रैम्बो, वैसे खड़े हुए हैं वहां पर, उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो फोटोशॉप का जमाना है, भगवान जाने क्या किया होगा उन्होंने।
लेकिन सर, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ से भी मुलाकात की है, इससे पहले नेवल चीफ से मुलाकात की, और इससे दुश्मन पर कितना असर पड़ता हो, क्योंकि खबरें तो बाहर जा ही रही हैं उनके पास कि हमारे देश में कैसे-कैसे बैठकों के दौर चल रहे हैं। अंजू जी, कहते हैं कि हर देश के पास में अपनी एक मिलिट्री होती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री के पास में पूरा देश है। तो देखिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं, जैसे आपने बात की, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों से भेंट कर रहे हैं। भेंट कर रहे हैं, क्या बात होती है, मेरे पे ग्रेड से तो बहुत ऊपर की बात है, क्या बात होती होगी। तो मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि क्या बात होगी। जनरल रेडीनेस की बात कर रहे होते हैं, मोटे मोटे ऑपरेशंस की या स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। टैक्टिक्स जो है वो तो कमांडर ने फील्ड में जाके ही अपनानी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, प्रिपेयर्डनेस, मोरल एंड कुछ टाइमिंग वगैरह का शायद ऐसी कोई बात होती होगी, जहां तक होती होगी। ये मैं सिर्फ गेस कर सकता हूं क्या बात होती है। तो देखिए, कितना सुंदर हमारा रिलेशन है कि हमारी मिलिट्री जो है, एक्चुअली इट होल्ड्स पावर, बट इट स्टिल ओबेज द कमांड ऑफ द पॉलिटिकल बॉसेस। अंजू जी, हम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे थे एकेडमी में, तो ये लाइन बड़ी कॉमन होती थी कि द आर्मी ओबेज द ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल बॉसेस। तो ये कूट कूट के हमें भरी जाती है कि हमें जो है सरकार, उस गद्दी की हमने इज्जत करनी है। उस गद्दी पे कोई भी बैठा है, अगर वो प्रधानमंत्री की सीट है तो वो इज्जत के लायक है। अगर वो रक्षा मंत्री है या रक्षा राज्य मंत्री है, वो हमारे लिए पूजनीय है। उसका आदेश जो है वो शिरोधार्य है। तो भारतीय सेना जो है वो हमेशा अपने पॉलिटिकल बॉसेस की बात मानती है, और उनको अगर सलाह देना चाहे सलाह भी देती है, लेकिन उनकी बात जो है फाइनली मान के आगे बढ़ती है। आपको ध्यान होगा, आपने देखी होगी चलचित्र सैम मानेकशॉ, तो उसमें इंदिरा गांधी कहती हैं असॉल्ट के लिए, पर सैम मानेकशॉ कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं होना चाहिए, और इंदिरा गांधी उनकी बात मानती हैं, और इंदिरा गांधी स्वयं बोलती हैं किस टाइम पे वो करना है, और वो बात जो है वो मान जाते हैं। तो ये रिलेशन होता है पॉलिटिकल बॉसेस का और चीफ्स का भारत में। पाकिस्तान में क्या होता है ये सर्वविदित है। ये पर अभी जो खबरें आ रही हैं, जैसे रूस की एक मिसाइल है IGLAS, वो भारत को मिल गई है, फॉरवर्ड पोस्ट पे उसको तैनात किया गया है। तो ये खबरें तो पाकिस्तान को बहुत डरा रही होंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा असला जो है वो यूक्रेन को बेच दिया था, पैसे कमा लिए थे। कुछ हथियार तो इजराइल को भी बेचे हैं उन्होंने पैसा कमाने के लिए। तो हथियार तो उनके पास है नहीं, तो भारत के पास हथियार आ रहे हैं, भारत खुद प्रोडक्शन करता है। ये सब चीजें तो पाकिस्तान को बहुत डरा रही होंगी ना। इस समय पाकिस्तान की आर्टिलरी, यानी गोला बारूद मार करने वाली जो उनकी आर्म होती है, उसके पास में इस समय फायर करने के लिए 4 दिन का एम्युनिशन बचा है, मात्र 4 दिन का। आप देखिए, बॉर्डर पे इस समय खाली स्मॉल आर्म्स का फायर चल रहा है। कल के दिन अगर भारतीय सेना चाहे तो स्मॉल आर्म से ग्रेजुएट करके आर्टिलरी फायर पे चली जाए। आर्टिलरी फायर का जवाब आप भी आर्टिलरी फायर से दोगे। गोले तो आपके पास गिनती के हैं, आप LOC पे बैठ के उड़ाओ, या कभी वॉर सिनेरियो हुआ तो वॉर में चलाओ। 4 दिन में तो आपके गोले खत्म हो जाने हैं। आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर गोले बनाने शुरू भी कर देती है तो किस स्पीड से बनाएगी? रॉ मटेरियल भी नहीं है उनके पास में, और बनाने के लिए टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि बटन दबाया गोला तैयार। तो 4 दिन के गोले में वो कितने दिन लड़ाई कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। रही उनके एयरफोर्स की ताकत, तो उनके पास में 3 दिन का फ्यूल इस समय बचा हुआ है। तो इस समय आप देखिए, खबरें आ रही थी कि 4 रफेल जो थे वो जाके अपना हवा पानी बदली करके POJ तक गए और वापस आ गए। हालांकि पाकिस्तान मीडिया कहता है कि नहीं, वो तो वहीं से वापस हो लिए थे, LOC क्रॉस ही नहीं की थी उन्होंने। चाहे सत्यता जो भी सही, आपको डर के मारे कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग तो आप कर ही रहे हैं, हवाई जहाज आपके एयरबोर्न है, उड़ रहे हैं, डर का माहौल है, तेल खर्च हो रहा है, कब तक चलेगा तेल? तो 3 दिन के तेल को आप कितने दिन चला सकते हो आप? तो देखिए अंजू जी, मुझे ये दिख रहा है कि भारत जो है वो एक, मैंने बहुत पहले बचपन में एक आर्टिकल पढ़ा था, सन 71 की लड़ाई का वो टाइटल था, धर्मयुग उस मैगजीन का नाम है, न जाने आपने पढ़ी या सुनी होगी वो। बिल्कुल पढ़िए। उसमें अंजू जी एक हेडलाइन थी, मुझे अभी तक याद है, न बम न तोप न गोली, भागी मिराज की टोली। पाकिस्तान के पास मिराज 5 होते थे उस समय, इंडिया के पास नैट विमान होता था। तो किस तरीके से हमारी ATC ने काम किया था, और न बम न तोप न गोली, कोई गोली फायर नहीं हुई, न बम फायर हुआ न हुआ, और मिराज की टोली जो है उल्टी लौट के भाग गई।
तो भारतीय सेना इस चीज में माहिर है। हमें पता है कि ट्रिगर को कंट्रोल किस तरीके से करना है। अगर भारतीय सेना की उंगली ट्रिगर पे भी रहती है तो उसको पता है कि उसको उंगली को दबाना कब है। सर मुझे तो ये लग रहा है कि डर के मारे इनके जहाज उड़ रहे, फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं। जब असलियत में उड़ाने का टाइम आएगा तब तक तो इनका काम हो चुका होगा। अभी जो अब्दाली मिसाइल इन्होंने इसका टेस्ट किया था, उसको लेकर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहा था, शायद वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था जो इस तरह की बकवास कर रहा था, राना सनाउल्लाह, मोदी का नाम ले लेकर कह रहा था कि देखिए हमने अब्दाली ये की है, बता रहा था कि 450 किलोमीटर जा सकती है वगैरह वगैरह, और उसकी असलियत कुछ और आ रही है सामने की उसकी तो इतनी रेंज ही नहीं है। तो ये गीदड़ भभकिया देने का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है कि इनके पास में चाइनीज माल पड़ा हुआ है, उस पे हरे रंग का पेंट करते हैं, चांद सितारा बनाते हैं और नाम दे देते हैं अपने किसी एक आतताई का, जो कि इन्हीं को लूट के, इनके माँ बाप को लूट के खा के गया है वो। जब ये अब्दाली, गजनी, गजनवी आए थे यहाँ पर तो सबसे पहले कौन उसकी पिटे थे? पाकिस्तानी थे, जो इस समय पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इन्हीं के माँ बाप, दादा परदादा को उन्होंने लूटा था। तो ऐसा कौन सा देश, ऐसी कौन सी कौम है जो अपने लुटेरों को ग्लोरीफाई करता है और अपनी मिसाइलों के नाम उस पर रखता है? ये तो हारी हुई मानसिकता की वो है, मिसाल है, वो आपको देखने में मिल रही है। यकीन मानिए इस समय पाकिस्तान की हालत खराब है और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो धोखे से एक बार चली गई थी, उसको लेकर तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ब्रह्मोस का आप नाम भर ले दीजिए और ब्रह्मोस की डिमांड देखिए आप, फिलीपींस, वियतनाम, मतलब दुनिया का हर देश चाहता है कि भारत हमको ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर दे। तो हम तो खाली एक ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, हमारे पास में तो मिसाइल्स की पूरी लाइब्रेरी है इस समय। तो जो वॉरफेयर हम करना चाहें हम कर सकते हैं। ये बार बार धमकियां देते हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, एटम बम है, हम तब चला देंगे, अब चला देंगे। तो क्या करगिल वॉर के टाइम में इनके पास एटम बम नहीं था? तब क्यों नहीं चलाया था उसे? तब तो मुशर्रफ थे, वो भी बड़ी बड़ी हाँकते थे। देखिए अंजू जी, आपको ध्यान होगा कि इन्होंने ये धमकी उस समय भी दी थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी होते थे हमारे, और ये भाग के गए भी थे बिल क्लिंटन के पास में, रोक लो वरना हम एटम बम चला देंगे। तो बिल क्लिंटन ने शायद वाजपेयी जी से बोला होगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो एटम बम चला देगा। तो वाजपेयी जी ने बड़े कूलली उनका जवाब दिया था कि इनके एटम बम चलाने से हो सकता है 20% भारत मेरा तबाह हो जाए। मैं 20% भारत तबाह होता है इस बात को मान के चलूंगा, लेकिन अगली सुबह पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ये वाजपेयी जी का उत्तर था उस समय, और उत्तर से घबरा गए और इनको आदेश दिया गया चुपचाप कारगिल की चोटियों से नीचे आ जाओ। इस समय वाजपेयी जी सुनने के मूड में नहीं है। वाजपेयी जी ने वो डिसीजन लिया था कि एयरफोर्स को ऑर्डर दे दिया था कि आप जाइए, उनको निकालिए ठिकानों से वहां से। कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि ऐसे सिनेरियो में अपनी एयरफोर्स को बोल देगी? तो वो समझ गए कि ये आदमी जो है ये सुनने वाला नहीं है, और उन्हीं वाजपेयी जी के शिष्य शायद मोदी जी भी हैं। तो इस समय वो चाहते ये हैं कि हम उनके हर टीवी चैनल पे हर व्यक्ति केवल एक बात बोलता है, हम न्यूक्लियर ताकत है, हम न्यूक्लियर ताकत है। भाई न्यूक्लियर ताकत है तो अब तक क्या कर रहे थे? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर आपने पानी रोक दिया, इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़खानी की, तो हम इसको एक एक्ट ऑफ वार मानेंगे। देखिए हमने कर दिया, वॉर हो गई, जवाब दो। हिम्मत है जवाब देने की? नहीं, गीदड़ भभकी देंगे। वो जैसे होता है ना, सड़क पे गुंडा होता है कि एक थप्पड़ खाएगा, फिर बोलेगा अब की बार तो जानू, फिर थप्पड़ पड़ता है, फिर बोलता है अब की बार तो जानू। तो ये वही स्थिति चल रही है गली के गुंडे की, जिससे कि कोई बीच बचाव करने आ जाए और ये रुक जाए और हमारी इज्जत जो है, रही सही जो भी है, वो बच जाए। सर इनका एक सांसद है जिसने की संसद में खड़े होकर कहा कि अगर भारत हमला करता है मैं तो यूके दौड़ जाऊंगा। हाँ, मैं तो यूके दौड़ जाऊंगा। और उससे बोला कि मोदी से बोलते कि नहीं रोकने के लिए, कहते मोदी क्या मेरी खाला का बेटा है जो कि मेरी बात सुनेगा वो? तो ये तो इनकी हालत हो रखी है सर। और कॉमेडी शो चल रहा है। आसिम मुनी के बारे में तो आइटम ये भी आ रहे हैं न्यूज में कि इन्होंने अपने परिवार को चुपचाप चार्टर प्लेन करके न्यू जर्सी रवाना कर दिया है। जो इनके आईएसआई चीफ है, उनका परिवार भी चार्टर प्लेन करके न्यू जर्सी जा चुका है, और इनके तीसरे और अफसर हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका परिवार भी उस चार्टर प्लेन में था। तो इन्होंने अपने अपने परिवारों को वहां पर सेफ कर दिया है, और पाकिस्तान का जो जवान है वो लड़ेगा,
अगर लड़ पाया तो। एयर स्पेस हमने उनका बंद कर दिया। अब तो पोस्टल सर्विसेज भी बंद हो गई हैं। हमारे पोर्ट्स जो हैं वो भी उनके लिए बंद हो गए हैं। अब तो पूरी तरह से जो आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कारोबार होता है, वो भी बंद हो गया। पानी हमने बंद कर ही दिया है। उनकी एक तरह से नकेल कसी जा रही है। ज्यादा फायदेमंद होता है क्या? जी अंजू जी, मैं तो शुरू से इस बात का हिमायती हूं कि हमारी एक गोली भी जाया ना हो इन लोगों पर, और वो आपस में ही लड़कर मरकर एक सिविल वॉर के रूप में शुरू करके अपने देश का विखंडन कर लें, और मेरे एक जवान को भी खुरेश ना आए। ऐसी मेरी सोच है, और ये सोच जो है वो चरितार्थ होती दिखाई भी दे रही है। आप देखिए, भारत से एक्सपोर्ट नाम मात्र के लिए होता था। होता क्या था? अधिकतर दवाइयां होती थी, प्याज हो गई, टमाटर हो गए, वो भी थर्ड रूट से जाते थे। यहां से यूएई गए, यूएई से पाकिस्तान ने उसको इंपोर्ट किया और ऐसे पहुंचते थे। अब तो ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन जो भी होगा उसका बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। उनके यहां से तो खैर यदा कदा कोई चीज बाहर निकलती थी, उस पर भी रोक लग गई। एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो था वो ये था कि उनके शिप्स को हमारे यहाँ डॉक करने की अनुमति जो है वो मना हो गई है। देखिए, अमूमन जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं उनके पास में इतना ईंधन होता है कि वो करीब 30 दिन तक झेल सकती हैं बिना डॉक किए, बिना रिफ्यूल किए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। आजकल ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर मान के चलिए पाकिस्तान की किसी भी मर्चेंट शिप को ढाका की ओर जाना है तो 3 दिन लगेंगे उसको नीचे उतर के श्रीलंका तक आने के लिए, और 3 दिन ऊपर चढ़ के जाने के लिए ढाका तक। तो 6 दिन का टाइम उसको चाहिए पूरा टर्न राउंड करके भारत से ढाका तक जाए। तो इतना तेल तो उसके पास में होता है, लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान इतना सक्षम देश है, उसके पास से मर्चेंट वेसल्स जो हैं वो नाम मात्र की हैं। तो जो भी हैं उन पे हमारी निगाह है। दूसरी, उनकी जो स्मॉल बोट्स हैं, अगर वो आना चाहें, देखिए बोट्स का आना, डॉक करना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखिए आप किस स्थिति में आप वो आ रही है। आपको ध्यान होगा जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के ऊपर, तो उनकी एक फिशिंग ट्रॉलर के नाम से वो ट्रॉलर अंदर घुसा था और उससे वो आतंकवादी अंदर आए और उन्होंने फिर हाहाकार मचाया था। होता क्या है कि जब ये बोट्स भारतीय पोर्ट की तरफ जाती हैं तो ये भी हो सकता है कि ये स्कटल करें, यानी अपने आप को खराब कर दें उसके मुहाने पर आके। अब मुहाने पर आकर अगर कोई शिप खराब हो जाती है, उसको क्लियर करने में अमूमन 5, 6, 7 दिन का टाइम लग जाता है। उसको ब्रेक करके वहां से निकाला जाता है। दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो आपके नेवल मूवमेंट को या नेवल सुरक्षा को ये चीज क्षति पहुंचा सकती है। तो आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि आप जो है वो मेरे पोर्ट तक आ नहीं सकते, यानी आप दूर रहिए। वैसे भी 24 घंटे पहले अनुमति लेनी पड़ती है आपको किसी पोर्ट पे एंट्री करने के लिए, नियम है अप्रोच करने के पोर्ट को। अब वो अनुमति भी प्राप्त नहीं होगी। वो आपने एक तरीके से अपने पोर्ट को किसी भी कार्रवाई दुश्मन की उससे सुरक्षित करने के ये स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। और हमने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो उनके जहाज भी अब घूम कर जा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऊपर से ओवरफ्लाइट जो है उनकी पूरी बंद हो गई है। तो अगर पाकिस्तान के किसी टूरिस्ट को, वैसे तो पता नहीं उनके यहाँ टूरिस्ट कितने होते होंगे, क्योंकि जब अगर आपके पास में आटे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो टूरिज्म कहां से करेंगे आप। वैसे भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको पता है कंगाल एयरलाइन है, जहां उतरती है, पिछले दिनों कुआलालंपुर में उतरी, उसको वहां से फ्लाइट लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने तेल के पैसे दिए नहीं थे। ऐसी तो उनकी एयरलाइन है। अभी इस समय खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान के पास इस समय 7 दिन का डीजल का स्टॉक है देश के लिए, 7 दिन के लिए। उनके मिलिट्री भी इस पर टिकेगी, उनकी जो सिविल जलता है वो भी इस पर टिकेगी। तो 7 दिन के स्टॉक से आप क्या कर लेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो उनको इस बात का जरूर घाटा होगा। इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी हिट लेगा, और यही मेरे ख्याल से हमारे देश की सोच चल रही है कि हमारा देश का जवान जो है वो किसी तरीके से खतरे में ना आए और इनको ऐसी मार मारी जाए ये उठ ना पाए। पानी भी रोक दिया है। आप सोचो, सिंधु वाटर ट्रीटी जिसको लेकर हर कोई ये मानकर चलता था कभी बंद नहीं हो सकती है, शाश्वत है, चलती रहेगी, वो भी हमने बंद कर दी। और फिर पाकिस्तान ही कहता था कि अगर सिंधु वाटर ट्रीटी कभी रद्द होती है तो ये वॉर लाइक सिचुएशन होगी, हम मानेंगे कि हम पर हमला हो गया है। तो फिर अभी तक उसने हमले का जवाब क्यों नहीं दिया? दे ही देता, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जी 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 जी,
बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी अंजू जी। 1960 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद में हम सन 65 की जंग लड़ी है, सन 71 की जंग लड़ी है, और 99 में हमने कारगिल में इनका ऑपरेशन देखा है। जब भी हम जंग में मुलव्विज होते हैं तो दुश्मन क्या करता है कि अपने आगे कैनाल्स खोद के उसमें पानी भर देता है, जिससे कि आपकी आर्मर्ड कॉलम जो है वो उसको पार ना कर पाए। और मजे की बात यह है कि ये पानी हम ही छोड़ रहे थे और उस पानी का उपयोग हमारे ही खिलाफ चल रहा था। बताइए, इससे ज्यादा हास्यास्पद तो हो ही नहीं सकता। आज के दिन आप ये देखिए कि खरीफ की फसल है कॉटन। कॉटन की जो बुआई होती है वो होती है अमूमन अप्रैल से लेकर जून के बीच में, यानी 15 मई तक अगर उसकी बुआई में पानी ठीक से नहीं मिला तो कपास की पैदावार जो होगी वो बैठ जाएगी। अब आप देखिए कि सिंधु जल संधि, उसको हमने कर दिया भाई हेल्ड इन अबेयंस। पानी हम कब छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर है। ऐसे में क्या कपास की खेती संभव है आपकी? देखते जाइए, नाई नाई कितने बाल। आगे अब हमने क्या किया था, सुनते हैं झेलम का पानी जो था वो 6 घंटे के लिए खोल दिया और फिर रोक दिया, और चिनाब का पानी जो था उसको रोका। वहां से वीडियो जो थे वो सोशल मीडिया पे आ गए कि जल स्तर जो है नदी का 2 फुट नीचे उतर गया। नदी का 2 फुट जल स्तर नीचे उतरना बहुत बड़ी बात होती है। आज वीडियो देख रहा था, चिनाब में भर भर के पानी जा रहा है। देखिए, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के जो 3 मुख्य आयाम थे जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे थे। पहला था कि इंडस वाटर ट्रीटी में दोनों ओर से इंडस वाटर कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। वो कमिश्नर्स जो थे वो अब बेकार हो गए हैं, नकारा हो गए हैं। नंबर 2 पॉइंट, भारत कोई भी वाटर का डेटा है वो कटिबद्ध था पाकिस्तान को बताने के लिए, यानी हमारे अपर रीचेस में कितनी बारिश हो रही है, कितना वाटर फ्लो है, डैम में कितना पानी है, कितना हम छोड़ रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, किस फ्लो से छोड़ रहे हैं, ये हमें बताना होता था इस संधि के तहत। अब हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जब मेरी इच्छा हो मैं स्लूइस गेट खोलूं, पानी बह जाए, कितना बहे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे रहा हूं। तीसरी चीज, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर्स का पानी भारत को मिलना था, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत थोड़ा सा अंश जो है वो भारत को आता है। 80-20 का डिवीजन था, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है और 20% भारत को मिल रहा था। यद्यपि 40% ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ इंडस वाटर बेसिन जो है वो इंडिया में आता है, यानी भारत में पानी एकत्रित हो रहा है लेकिन हमें ही मात्र 20% उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। और हम जो भी छोटा सा भी काम करते थे इसके ऊपर, वो तुरंत आर्बिट्रेशन के लिए जाते थे कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, हर चीज में ऑब्जेक्शन। मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की कम से कम टाइम फ्रेम जो थी 15 साल डिले करवाई है। लेकिन भारत फिर भी एक जिम्मेदार पड़ोसी के नाते इस ट्रीटी को निभाते रहा उनकी हरकतों के बाद में। अब जो है भारतीय जनता ने फैसला कर लिया कि पानी जो है वो सर से ऊपर उठ चुका है, इसलिए अब इंडस का पानी जो है थोड़ा सा कम होने की आवश्यकता है। देखते हैं कि किस तरह का रुख रहता है भारत का। फिलहाल तो ये है कि जो भारत के तेवर है वो पाकिस्तान को डरा रहे हैं और डरे डरे घूम रहे हैं। वहां पर मुनीर भी और शहबाज भी जगह जगह बातें कर रहे हैं कि कोई किसी ना किस तरह से भारत को रोक लिया जाए। लेकिन सर, आपने इस विषय पर जो महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम और जय हिंद। नमस्कार अजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।